नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी जो सीटेट की आने वाली परीक्षा है 8 तारीख को, 7 और 8 को, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट वाला और साइकोलॉजी वाला सेक्शन बहुत ही मायने रखता है परीक्षा के लिए। यदि आपको क्वालिफाई करना है तो हम कम से कम 150 प्रश्नों का एक सीरीज लेके आए हैं। यदि आप इसको देख लेते हैं तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 बार इसको रिवीजन करके और चले जाइए, इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा समय निकाल के, और तब जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में। बहुत सारे प्रश्न इसमें से आएंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। यदि तत्परता का आकलन करना होगा तो तत्परता मतलब जल्दी से, तो जल्दी से कोई भी चीज़ एक परिपक्व नहीं हो पाती है, तो ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, बुद्धि समावेश करती है। तो बुद्धि समावेश क्या करती है? तो अभिसारी चिंतन का बुद्धि समावेश करती है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो सबसे अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, उसका स्टाइल जो होना चाहिए, कौशल, दक्षता होनी चाहिए संप्रेषण में। तो अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि है, तो ये टोली शिक्षण कहते हैं इसको, टोली शिक्षण, बी वाला सही है। अगला है, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, तो क्या है? तो शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा है वो नहीं है। अगला है, दुर्बलीकरण बाधा है किसमें? तो कार्यात्मक स्तर पर जो दुर्बलीकरण है वो बाधा हो जाएगी। यदि आप दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, तो आप कार्य सही से नहीं कर पाएंगे। अगला है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है वो, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, एक अच्छा विद्यालय वह है जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, वही अच्छा विद्यालय है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, हम में से कुछ लोग जो कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमज़ोर हैं, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र में के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आएगा ही आएगा, एकदम VIP क्वेश्चन है ये तो अधिगम का धनात्मक अंतरण, चाहे अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण कह सकते हैं इसको, तो ए वाला सही हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, तो क्या है? तो संज्ञानात्मक गतिविधि है, संज्ञानात्मक विधि, सही, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गलत कथन हो जाएगा, इनमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनाएं, भावनाएं समावेशित होती हैं। ये वंशानुक्रम के बारे में गलत है। अगला है, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से जो कथन है वो कम बुद्धि व ज्ञान, गलत हो जाएगा, डी वाला। अगला है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने किया था, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद क्या है? तो एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, निर्मितवाद, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है?
तो सृजनात्मकता के बारे में जो गलत होगा, सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है, ये गलत है, डी वाला सही हो जाएगा। अगला है संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं, क्यों होते हैं? तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, वो कौन सी है? तो बाल्यावस्था, बी वाला सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। अगला है एक व्यक्ति के जीवन में नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो आंतरिक अभिप्रेरक है, ए वाला सही हो जाएगा। अगला है इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो उसकी जिज्ञासी प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे, सी वाला सही हो जाएगा। हो सकता है कि आगे चल के वो वैज्ञानिक बन जाए। अगला है निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उदाहरण नहीं है? तो दत्त कार्य नहीं है, ए वाला सही हो जाएगा। अगला है युवा अधिगमकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? तो शब्दों और विचारों को समझने की जो कठिनाई है वो पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से संबंधित होता है? तो सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से संवेगात्मक पहलू संबंधित होता है, डी वाला सही हो जाएगा। अगला है पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? तो ये किशोरावस्था से हुआ है, सी वाला, किशोरावस्था। अगला है निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो किसकी प्राथमिकता देनी चाहिए? तो कहानी कथन को, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? तो कूट लेविन ने, ए वाला सही हो जाएगा। अगला है एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है, तो प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना, ये गलत है। मतलब विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना को पैदा नहीं किया जा सकता है, तो सी वाला सही हो जाएगा। अगला है विज्ञान में मूल्यांकन क्या होता है? तो सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए विज्ञान में मूल्यांकन, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांतों की अवस्थाओं का क्रम निम्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो ये हो जाएगा संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल और औपचारिक संक्रियात्मक काल, बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला। अगला है सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है, तो ये सी वाला सही हो जाएगा। सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित किसी को कर दिया जाए तो हानिकारक होगा। अगला है बाल्यकाल होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो बाल्यकाल हो जाएगा हमारा 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो आयु है वो बाल्यकाल होता है। अगला विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? तो यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, डी वाला सही है। अगला है निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? तो अधिगम संबंधी परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, यही कथन सही नहीं है, बी वाला। अगला है शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके तो सर्वांगीण विकास में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, सर्वांगीण विकास है। जहाँ शिक्षा सहायक होती है, जहाँ सर्वांगीण विकास आपको दिखे उसको टिक लगा देना है। अगला है शिक्षक सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, ये भी सही है। यदि मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दिया जाए तो शिक्षा प्रभावी होगा। अगला है एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है, तो यह क्या है? देखिए पिछला जो क्वेश्चन था उसमें धनात्मक स्थानांतरण दिया था और इसमें अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, तो ये भी सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सवाल, एक ऐसा प्रश्न जरूर आएगा।
धनात्मक आए चाहे सकारात्मक आए, स्थानांतरण आए, अंतरण आए, तो यहाँ लगा देना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करता है? तो खेल कूद, डी वाला सही हो जाएगा। अगला है, कोहल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाती है? तो पूर्व नैतिक अवस्था कहलाती है, ए वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए वाला, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। नहीं, विकास और वृद्धि पर्यायवाची नहीं है, अलग अलग है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि क्या होती है? एक नियत समय तक होती है। अगला है, ए वाला सही हो जाएगा इसमें, ए वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? तो सही उच्चारण करना नैतिक आदत नहीं है, सी वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? तो वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या क्या है? एक सीमा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? अधिगम के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो अधिगम सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति है, ये गलत है। अगला है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यह विधि बहुत जटिल होती है, यह सही नहीं है। अगला है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो सृजनात्मक क्रियाकलाप होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती? तो सोचना, डी वाला। अगला है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है, डी सही है। अगला है, बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कला में रुचि, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो विद्यालय का जो वातावरण है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ये सवाल हमेशा आता है, ये तो ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वो क्या है? तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? तो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने में, ये वाला सही हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो ये लिंग भेद का सबसे कम प्रभाव पड़ता है, लड़का हो या लड़की हो, सीखने का उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है? तो प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है, इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह है? तो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल विधि आधारित होती है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो ये डी, दिवा स्वप्न देखने वाला क्या होगा? ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? तो कक्षा में नींद आना, बी वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषताएं नहीं है? तो अभिवृत्ति की जो विशेषता नहीं है तो ये हमारे व्यवहार का आधार होती है, ये विशेषता नहीं है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के किससे? तो मानसिक विकास से, डी वाला सही हो जाएगा। अगला है, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वो समस्यात्मक बच्चे होते हैं, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, कुछ ऑनलाइनर प्रश्न है, उसको आप लोग देखिएगा, बहुत ही उपयोगी होने वाला है ये। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है तो शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन है? तो सारे एवं टेलफोर्ड का कथन है ये।
अगला अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है तो विलियम जेम्स है। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है व्यापक। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है तो व्यापक है। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई थी तो मनोविज्ञान के सिद्धांत में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलसेनिक के अनुसार है तो शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। अगला है समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं तो ये मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं। गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य तो व्यवहारिक ज्ञान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है तो उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार से समझने में सहायक है। यह कथन है तो ली का कथन है। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा अस्थिर है तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्थिर एवं परिवर्तनशाली। अगला है कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य हैं तो 9 उद्देश्य हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं तो ये बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा तो मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का जब ज्ञान होगा तभी कर पाएगा। अगला है वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है तो सर्वांगीण विकास में समझी जाती है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है तो शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। अगला है कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए तो किसका तो शिक्षा मनोविज्ञान का। अगला है वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। अगला है अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन है तो फ्रॉवेल का। अगला है सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम के लिए सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। कारण निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है तो शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण किसका विषय है तो ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का है। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो शिक्षा जो होता है वो मनोविज्ञान के द्वारा जो बच्चे हैं उनकी रुचियों का, उनकी बुद्धि का, उनकी प्रकृति का और उनकी पारिवारिक स्थिति वगैरह को पहले पढ़ता है, समझता है, उसके बाद उसको शिक्षा देता है। इसीलिए शिक्षक के लिए मनोविज्ञान बहुत जरूरी है। अगला है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है तो अब क्या है तो अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान हो सकता है, इसीलिए मनोविज्ञान जरूरी है। अगला है छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है तो शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है तो क्या है शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है तो वर्ष 1900 से। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी शब्द के शब्द, भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो ये ग्रीक भाषा से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आज पूछ सकता है, दोनों प्रश्न 28 और 29 देख लीजिएगा। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है तो पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। अगला है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है तो यह कथन किसका है तो वुडवर्थ का है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है तो शिक्षा से दर्शन से और मनोविज्ञान से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है तो शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है किससे तो सीखने से। अगला शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कौन कौन से हैं तो वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक। अगला है
शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला, यह कथन किसका है? तो स्किनर का। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। क्या कार्य करना होता है? तो वर्गीकरण, सारणीयन और आलेखीय निरूपण। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। क्या करता है? तो प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अरस्तू का है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगला है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं तो ई वाटसन है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। मनोविश्लेषण प्रणाली के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्राइड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। 44वां प्रश्न, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड, बहुत बार पूछा है ये। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? तो व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है तो क्या है? तो ये शैक्षिक मूल्यांकन। साइकी का क्या अर्थ है? तो मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित हैं। यह कथन किसका है? तो C.W. एलेंटाइन का। अगला है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। अगला है, मानव मन को प्रभावित करने वाली अभिक्षमताएं, तो अभियोग्यताएं और वातावरण है। अगला है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो शिक्षा का संकल्प कारक है तो व्यक्तियों की रुचि है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान का मन है, किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान का मन कहा है जेम्स ड्रेवर ने। शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध कहा जा सकता है तो यह सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी है, इसीलिए इसको मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध कहा जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानव का। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है, तो शिक्षा के उद्देश्य की संभावना को स्पष्ट करता है। अगला है, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, तो शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए शारीरिक सुडौलता आवश्यक नहीं है। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया के अंग है, तो शिक्षण प्रक्रिया के अंग है शिक्षण के उद्देश्य को सार्थक बनाने वाले ज्ञान, अनुभव और शिक्षण के मूल्यांकन से। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं तो विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है तो विद्यार्थियों योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा पर्यावरण वातावरण से। शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य हैं तो बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है तो बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने और कब कहाँ स्थापित की? तो विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, एकदम आना ही आना है, इसको नोट कर लीजिएगा। पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? तो विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में। अगला है, किस विद्वान ने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूलाधार माना है? तो लेव वाइगोत्स्की ने। किस विद्वान ने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो लेव वाइगोत्स्की ने। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या है कहा है? तो इसको आत्मीकरण चाहे सात्वीकरण दोनों कहते हैं।
तो आत्मीकरण हो चाहे सात्मीकरण, दोनों सही हो सकता है। अगला है बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये किशोरावस्था से, किशोरावस्था। अगले बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक। अगला है बुद्धि का पदानुक्रमित संरचना किसने दिया? तो फिलिप बर्नर ने दिया था। बुद्धि का एकीकृत संरचना किसने दिया? तो जेपी गिलफोर्ड ने। ईर्ष्या की भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो बाल अवस्था में। स्व प्रेम यानी अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? शैशव अवस्था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। अगला है सामाजिकता नापने की विधि कौन सी है? तो सोशियोमेट्री, समाज मिति कहते हैं इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर एडलर ने किया था। अगला है डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होती हैं। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो 1 माह में। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो बहिर्मुखी का। अगला इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्थाओं में बांटा है? तो 8 अवस्थाओं में। अगला है ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? तो जीन पियाजे का है ये कथन। सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तो तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को सामाजिक विघटन की क्रियाएं कहते हैं। सामाजिककरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास 6 माह में। सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। अगला 6 माह में बालक का जन्म के समय वजन क्या होता है? तो 2 गुना हो जाता है। जैसे 3 किलो का कोई बच्चा है तो 6 माह में 6 किलो का हो जाएगा। अगला है 1 वर्ष के बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का 3 गुना हो जाता है। अगला है जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। अगला है जन्म के समय बालक एवं बालिकाओं की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक की लंबाई लगभग 20 इंच तथा बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच। मानव के अस्थायी दांत, दूध के दांत कितने होते हैं? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, पूछता है ये, 20 होते हैं। मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। किशोरावस्था में कितने दांत आते हैं? तो 4 दांत आते हैं। इनको अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं, 4 दांत, विजडम टूथ जिनको कहा जाता है। अगला है मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? 23 गुणसूत्रों से, 23 जोड़े गुणसूत्रों से। लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो 23वां जोड़ा। अगला है डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? तो 14 दिन की होती है। अगला है पिंड अवस्था का समय कितना होता है? 14 दिन। अगला है गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो 10 से 12 किलोग्राम। मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो होमो सेपियंस। जन्म के समय बालक का वजन कितना है? तो 2 किलो 700 ग्राम या 7 से 7.5 पाउंड होता है, यानी कि 3.5-4 किलो के आसपास। अगला है मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो ये विलियम जेम्स को जाता है, ये अमेरिका के थे। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न थे जो आपको पढ़ने चाहिए, देखने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको देख के आप जाइएगा परीक्षा के पहले, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। बहुत सारे प्रश्न इसमें से आएंगे, आप कहेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा टॉपिक था और बहुत अच्छा सेशन था ये। तो वीडियो को यदि पूरा देखिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। तो यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।